हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू फुल स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बिहार बोर्ड फिजिक्स अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये है इस चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो कवर नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इससे पहले वाला वीडियो कवर कर लीजिए। अब वो वीडियो आपको कैसे मिलेगी? देखिए, आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसमें लिखा होगा क्लास 10th फिजिक्स। आप उस पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद आपको सिस्टमेटिक तरीके से आपको डे फर्स्ट, डे सेकेंड, डे थर्ड आपको सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लास अटेंड कर सकते हैं, अर्थात वो क्लास को आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग जो पार्ट 3 वीडियो था उसमें हम लोग समतल दर्पण के पूरा पार्ट कवर कर लिए थे। मतलब जो समतल दर्पण से जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं वो सारा कॉन्सेप्ट हम लोग ने क्लियर कर लिए थे। अब हम देखने वाले हैं गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार के थे, एक तो समतल दर्पण थे और एक गोलीय दर्पण थे। तो समतल दर्पण के बारे में हम लोग ने पूरी तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर लिए। तो देखिए, गोलीय दर्पण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं एस्फेरिकल मिरर। तो चलिए इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। देखिए, इसका डिफिनेशन है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। उसे हम क्या बोलते हैं? गोलीय। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी होगी। यहाँ पे देखिए, जिसकी परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग हो, इसका मीन्स ये हुआ कि जो दर्पण होती है ना, उसको एक तरफ से रंगाई कर दिया जाता है और एक तरफ से उसका परावर्तक सतह बना दिया जाता है। ये बात आपको हम पिछली कक्षा में भी बताई थी। पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बताई थी ये सारी बातें। तो देखिए, आपको स्क्रीन पे कुछ आपको गोलीय दर्पण के डायग्राम दिख रहे होंगे। वहाँ पे देखिए, ये जो रेड कलर वाला है ये रंगाई किया गया है भाग, और इसके बाद जो उभरा हुआ भाग है ये हुई इसकी परावर्तक सतह। देखिए, इस डायग्राम में भी यहाँ पे दिया गया है। तो इसे ही हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण का क्या यूज है, गोलीय दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है और गोलीय दर्पण की क्या विशेषताएं हैं। गोलीय दर्पण की उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ अपना दैनिक जीवन में करते हैं, हम लोग सारा कवर आगे जो आने वाले वीडियो होंगे उसमें हम लोग कवर करेंगे, आगे देखेंगे। तो अब हम देख लिए गोलीय दर्पण। इसके बाद देखिए, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं गोलीय दर्पण? तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट होते हैं अवतल दर्पण और सेकंड होते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। तो देखिए यहाँ पे अब हम जानेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अवतल दर्पण का डिफिनेशन दिया गया है कि अवतल दर्पण उस गोलीय दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो तथा उठा हुआ भाग रजित हो। रजित दैट मीन रंगाई किया गया हो, उसी को हम लोग बोलते हैं कलई किया गया हो, उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। अब देखिए, अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण की भीतरी सतह से होता है। ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? देखिए, यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं, उससे आपको ये इसका डिफिनेशन स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने एक पेज ले ली हूँ। अब देखिए, फर्स्ट में क्या था? हमारा गोलीय दर्पण था। तो देखिए, हम जो एक गोलीय दर्पण यहाँ पे बनाएंगे, देखिए इस तरीके से हमारा एक गोलीय दर्पण रहेगा जिसका परावर्तक सतह, एक सतह मतलब कि 2 सतह होती है ना, एक भीतरी वाली है और बाहरी वाली। तो दोनों में से किसी एक सतह को हम रंगाई कर देंगे और दूसरी हमारी परावर्तक सतह हो जाएगी। तो ये देखिए, हमारा हो गया गोलीय दर्पण। इसी को अगर हम इसको आधा भाग से हम कट कर दें, तो देखिए, यदि हम इसको आधा भाग से कट कर दें तो हमको क्या मिलेगा? ये वाली साइड एक मिलेगी इस तरीके से, और फिर ये एक मिलेगी ये वाली साइड। देखिए, अगर हम इसे बीच से कट कर दिए तो हमारी एक ये साइड बन जाएगी और एक साइड बन जाएगी। इस बीच में यदि हम एक रेखा इस तरीके से हम एक लाइन यहाँ पे खींच दें, इसमें भी
और इसमें भी। तो ये हमारी कौन सी हो गई? ये हमारी दर्पण हो गई। अब बोलिए ये कौन सी दर्पण हो गई? तो देखिए हमने जो अभी प्रकार पढ़ी है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं अवतल और एक होते हैं उत्तल। तो ये तो गोलीय दर्पण है, इसका भाग कैंसिल कर दिए तो ये दो दर्पण बन गया। अब कैसे पहचानिएगा कि ये अवतल दर्पण इसमें से कौन है और कौन से उत्तल दर्पण है? तो देखिए अभी अभी मैंने आपको डिफिनेशन में बताई हूँ। सबसे पहले हमारा अवतल दर्पण था, तो अवतल दर्पण के डिफिनेशन में बताई कि अवतल दर्पण उस गोलीय दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। अब परावर्तक सतह किसे कहते हैं? जहाँ पे प्रकाश की किरण आती है उसे हम बोलते हैं परावर्तक सतह। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में, यहाँ पे जो हम बनाई हूँ यहाँ पे, तो देखिए यदि इसका ये परावर्तक सतह होगा अर्थात ये वाली भाग इसका रचित किया होगा, और इसमें भी देखिए यदि हम इसको कलई कर देते हैं अर्थात रंग देते हैं तो ये हमारी परावर्तक सतह हो जाएगी। अर्थात इसका मीन्स हुआ, आपको स्क्रीन पर भी देखिए दिख रहा होगा एक कुछ डायग्राम है अवतल दर्पण का, जिसमें देखिए जहाँ पे ये प्रकाश परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह जहाँ पे है वहाँ पे प्रकाश की किरण आती है और फिर लौट जाती है, तो वो होती परावर्तक सतह। और जो हमारी देखिए ये पीछे की जो भाग है उसे हम कलई कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, परावर्तक सतह समझ में आया जहाँ पे प्रकाश की किरण आती है, तथा उठा हुआ भाग रचित हो। उठा हुआ मीन्स जो उभरा हुआ भाग है वो रचित हो अर्थात रंगाई किया गया हो। तो देखिए इसमें आपको उठा हुआ भाग दिख रहा है, इसमें देखिए इस दर्पण में ये जो अभी हम इस गोले का टुकड़ा लिए हैं इसमें आपको जो उठा हुआ भाग हो, यहाँ पे देखिए उठा हुआ भाग रचित हो। तो इस दर्पण में जो आपको उठा हुआ भाग है वो कौन से भाग है? यहाँ पे देखिए ये वाली जो हमारी भाग है ये कौन सी भाग है? ये हमारी उठा हुआ भाग है। तो इसे हम क्या कर देंगे? इसे हम कलई कर देंगे, तो हमारा ये बन जाएगा कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो देखिए हम इसे यदि हम देखें यहाँ पे कलई कर देते हैं ये वाली भाग को, ओके। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा उठा हुआ भाग था उसको मैंने रचित कर दी। हम ये सब किससे किए हैं? हम डिफिनेशन से किए हैं। उस उठा हुआ भाग था उसको मैंने रचित कर दी। उसके बाद इस यहाँ पे देखिए उसके बाद इसका जो डिफिनेशन था उसमें क्या था कि उठा हुआ भाग रचित हो और उसका जो परावर्तक सतह है वो धंसा हुआ हो। तो यहाँ पे देखिए इस दर्पण में इसका जो सतह होगा परावर्तक सतह वो धंसा हुआ होगा, अर्थात इस दर्पण के लिए ये कौन सी सतह है? ये कौन सी भाग है? ये धंसा हुआ भाग है। तो इसीलिए ये कौन सी दर्पण हो गई? अवतल दर्पण हो गई। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। तो देखिए इसी तरीके से हमने जैसे डायग्राम हम वहाँ पे बनाए हैं, आपके स्क्रीन पर भी इसका डायग्राम दिख रहा होगा, उसी तरीके से हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना ली। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे नाम दी है इसका P और फिर यहाँ पे F और यहाँ पे C। तो देखिए अभी आपको जानना है कि इसे हम यहाँ पे जो बिंदु है इसे हम बोलते हैं ध्रुव, जिसे P से सूचित करते हैं। और फिर जितना ही ध्रुव से लेकर के फोकस, ये है फोकस और ये है वक्ता केंद्र। तो ध्रुव से लेकर के फोकस के बीच जितना दूरी होगी उतना ही दूरी होगा फोकस और वक्ता केंद्र के बीच। अभी आप इतना ही जान लीजिए, हम आगे देखेंगे ये जो C क्या है और फिर F क्या होता है और P क्या होता है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में अभी जानेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट था क्या? उत्तल दर्पण। तो अब उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण उस गोलीय दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो तथा धंसा हुआ भाग रचित हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जस्ट अवतल दर्पण का ये उल्टा है। अवतल दर्पण में क्या होता था कि जो परावर्तक सतह है वो धंसा हुआ था और जो धंसा हुआ भाग था वो रचित किया गया था। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होगा? जो परावर्तक सतह है वो होगा उठा हुआ और जो धंसा हुआ भाग है वो यहाँ पे रचित किया गया है। तो देखिए इसे भी हम यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसी जो गोला था हमारा गोलीय दर्पण, इसी का हम दो भाग यहाँ पे लिए थे। तो ये तो हमारा हो गया था अवतल दर्पण। अब ये हमारा बचा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में हम क्या करेंगे? जो परावर्तक सतह है वो उठा हुआ रहेगा। तो अर्थात ये जो हमारी है इसमें जो परावर्तक सतह है वो कौन सी परावर्तक सतह है? देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे प्रकाश की किरण आएगी और फिर इस यहीं से लौटेगी, अर्थात ये हुई इसकी परावर्तक सतह। तो देखिए जब हमारा ये हो गई परावर्तक सतह तो हमें ये वाली भाग को हमें इसको कलई करना है।
देखिए इसका डिफिनेशन में है कि जो धंसा हुआ भाग है वो इसमें रचित होगा। तो देखिए इसमें धंसा हुआ भाग कौन सी है, ये वाली जो भाग है हमारी, ये धंसा हुआ भाग है, और ये वाली जो भाग है ये हमारी परावर्तक सतह है। तो फिर इसको भी हम इसी तरीके से कलई कर देते हैं। यहाँ पे देखिए हम उसी तरीके से ये भाग वाली कलई कर दिए। उसके बाद यहाँ पे ये जो बिंदु था इसका नाम है P, जिसे हम ध्रुव बोलते हैं। इसका नाम फिर उसी दूरी से यहाँ पे F है, अर्थात फोकस दूरी है, और फिर इसी दूरी से यहाँ पे इसका वक्ता त्रिज्या है। तो जितना दूरी ध्रुव से लेकर के यहाँ तक फोकस तक होगी उतना ही दूरी होगी फोकस से लेकर वक्ता केंद्र तक। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा अवतल दर्पण और ये हमारा उत्तल दर्पण, जैसे इसी तरीके के डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखिए इसी तरीके से डायग्राम हम यहाँ पे भी अभी बनाए हैं। अब एक बात और इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि उत्तल दर्पण में जो प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन मीन्स जहाँ से प्रकाश आती है और फिर लौटती है, वो क्रिया जहाँ पे होगी वो दर्पण की बाहरी सतह से होगी उत्तल दर्पण में। तो देखिए यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें जो प्रकाश की परावर्तक होगी वो बाहरी सतह से होगी। ये जो हमारी भाग दिख रही है आपको, ये हो गया हमारा परावर्तक सतह। तो प्रकाश परावर्तक सतह से आएगी और फिर लौटेगी, तो ये बाहरी भाग हुई। ये जो गोलीय दर्पण हमने यहाँ पे बनाई थी इसका ये कौन सी भाग हुई, बाहरी भाग, और ये भीतरी भाग। तो ये यहाँ पे देखिए जो उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होगा वो हमेशा बाहरी सतह से होगा, अर्थात ये वाली हमारी बाहरी सतह है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप ये क्वेश्चन लिख के अपने नोटबुक में नोट डाउन करके और यहाँ पे ये एक डायग्राम आप बना लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट है कि गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, अर्थात जो गोलीय दर्पण होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ वहाँ पे उपस्थित होते हैं, मतलब प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताई थी P और F और C। देखिए यहाँ पे P और C और इसी में हम ऐड करेंगे F। तो इसी के बारे में अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिटेल में। तो देखिए जैसा कि पीछे मैंने आपको बताई थी, एक ये अवतल दर्पण और ये एक उत्तल दर्पण। ये मैंने एक गोला ली थी और उसमें से गोलीय दर्पण ली थी और उसमें से ये दोनों भाग हमने कट कर ली थी। अभी हम इस दोनों भाग को अगर जोड़ देंगे, यहाँ पे देखिए ये भाग को यदि हम इस तरीके से जोड़ दें और फिर नीचे भी हम इस तरीके से इसको जोड़ दें, तो ये हमारा जैसा गोला मैंने ली थी उसी तरीके के यहाँ पे गोला बन गया है। लेकिन इधर वाली साइड कौन सी हो गई, उत्तल, और देखिए यहाँ पे इधर वाली साइड जो थी वो हमारी हो गई अवतल। तो इसी प्रकार के डायग्राम हम सेम यहाँ पे बनाएं और इसके ये भी जो हमारी रेखा थी इसे भी हमने यहाँ पे मिला दी। तो इसी तरीके से डायग्राम मैंने यहाँ पे भी बनाई हूँ। देखिए ये हमारी है उत्तल दर्पण वाली भाग और ये हमारी है अवतल दर्पण वाली भाग। अब देखिए ये हमारी पूरी गोलीय दर्पण हो गई और इसमें जो मैंने ये एक रेखा खींची हूँ, ये कौन सी रेखा है, ये रेखा है प्रधान अक्ष, या इसे हम बोल सकते हैं मुख्य अक्ष। तो देखिए आपको ये बात पहले से भी पता होगा, पिछली अभी मैंने जस्ट बताई हूँ कि देखिए ये जो आपका उत्तल दर्पण है और ये जो आपका अवतल दर्पण है, इसमें ये कौन सी भाग है, ये है परावर्तक सतह, जहाँ से प्रकाश की किरण आती है और लौटती है उसे बोलते हैं परावर्तक सतह उत्तल दर्पण में। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये जो हमारी अवतल दर्पण है तो ये वाली भाग रंगाई किया गया है, तो अर्थात ये वाली जो भाग है, ये वाली भाग ये कहलाएगी इसकी परावर्तक सतह। जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक एरो दिया गया है, एक चिन्ह दिया गया है जो कि हमारा है परावर्तक सतह। अब देखिए इसके जस्ट बाद यहाँ से लेकर के P से लेकर के अगर C तक की दूरी को हम बात करें तो ये हमारी हो जाएगी वक्ता त्रिज्या, जिसे हम C से डिनोट करते हैं जिसे हम R से डिनोट करते हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन में इसका 3D फोटो आपको दिख रहा होगा। मतलब 3D फोटो मतलब उसका होता है कि आपको पूरा फ्रेश दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे R जो आपको डिनोट किया गया है, C से लेकर P तक की दूरी को हम बोलते हैं वक्ता त्रिज्या, जिसे R से डिनोट करते हैं। और यदि हम पूरी दूरी मान ले P से C तक की दूरी को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरी हो गई हमारी वक्ता केंद्र, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। वक्ता केंद्र को C से डिनोट करेंगे और वक्ता जो त्रिज्या होगी उसे हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे। इतना बताइए समझ में।
अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारी ये लाइन गई है, ये कौन सी लाइन है? ये दोनों दर्पण के लिए है, अवतल हो चाहे दर्पण उत्तल हो। ये वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र, परावर्तक सतह जिसे हम ध्रुव जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, ये दोनों दर्पण के लिए होगा। और ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये हमारी हो गई प्रधान अक्ष जिसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब चलिए इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं कि ये जो वक्रता त्रिज्या होती है ये किसे कहते हैं, परावर्तक सतह, और फिर वक्रता त्रिज्या, और फिर ध्रुव किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट नंबर पॉइंट है वो क्या है कि ध्रुव। सबसे पहले ध्रुव किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जो गोलीय दर्पण है उसका जो मध्य बिंदु होगा, अर्थात जो बीच वाला भाग होगा, उसे हम बोलते हैं ध्रुव, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, जिसे P से सूचित किया जाता है। तो देखिए ये गोलीय दर्पण है, ये पूरा गोलीय दर्पण जिसका मध्य बिंदु अर्थात जो बीच वाला भाग होगा वो ये यहाँ पे इसका बीच वाला भाग होगा। तो यही जो बीच वाला भाग है यही हमारी क्या कहलाएगी, ध्रुव कहलाएगी, जिसे हम P से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में पोल इसे बोलते हैं। अब हमारा जो सेकेंड इसमें पॉइंट है वो क्या है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंग्लिश में बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे कैपिटल डी से सूचित किया जाता है। तो देखिए उसे कैपिटल सी से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में ये जो हमारे सी बिंदु आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सी बिंदु क्या है, वक्रता केंद्र है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के जो केंद्र है ये पूरा है गोला, और जिसका केंद्र है अर्थात जिसे हम सेंटर बोलते हैं वो यहाँ पे इसका बीच वाला भाग होगा। तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा वक्रता केंद्र। अब हम देखते हैं कि वक्रता त्रिज्या होती है वो किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे उसका भी डिफिनेशन यहाँ पे दिया गया है कि वक्रता त्रिज्या इंग्लिश में बोले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। गोलीय दर्पण जिस गोले की त्रिज्या होती है, अर्थात यहाँ पे देखिए इस जो यहाँ पे एक गोलीय है अर्थात जो गोला है उसकी त्रिज्या कौन हो गई, P से लेकर के C तक की दूरी को बोलेंगे त्रिज्या। अगर इसमें देखें उत्तल दर्पण में तो ये P से लेकर के C तक यहाँ पे हो गई ये त्रिज्या, इसमें देखें तो P से ये इधर वाली साइड हो गई। तो ये हो गई हमारी वक्रता त्रिज्या, जिसे हम बड़ी R से अर्थात कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ओके, अब देखिए हमारा जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि जिसे हम बोले थे प्रधान अक्ष अर्थात मुख्य अक्ष, इंग्लिश में बोले तो प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं। तो देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, जिसे PC से सूचित किया जाता है। इसके फर्स्ट में देखिए कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, तो ध्रुव किसे कहते हैं, P अर्थात पोल, जहाँ पे ध्रुव को हम P से डिनोट करते हैं। तो ध्रुव दैट मीन P, और वक्रता केंद्र जिसे हम C से डिनोट करते हैं। तो P से लेकर C तक की जो रेखा होगी उसे हम बोलेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, जिसे हम यहाँ पे देखिए शॉर्ट नाम इसका है P और C। तो देखिए यहाँ पे P और C इस डायग्राम में देखिए ये हमारी हो गई P और ये हमारी हो गई C। तो P से लेकर के C तक जो रेखा होगी ये रेखा मिलाने वाली, इसे हम बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो यहाँ पे देखिए दो दर्पण है, उत्तल भी है और अवतल भी है, तो इसीलिए ये जो हमारा रेखा गई है ये दोनों के लिए पूरी गई है। तो जब ये पूरा रेखा गया है तो इसे हम बोलेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ओके, तो देखिए ये जो हमारी गोलीय दर्पण था इसमें जितने भी यहाँ पे पॉइंट थी वो सारी हम लोग कवर कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं, तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं।
याद रखिएगा कि जो फोकस है उसे हम कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे, यदि फोकस दूरी रहेगा तो उसे हम स्मॉल लेटर एफ से डिनोट करेंगे। तो देखिए जो हमारी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए इसका जो डिफिनेशन है वो है कि किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है। मुख्य अक्ष आपको पता होगा, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष अभी मैंने पीछे डिस्कस की हूँ, मुख्य अक्ष या उसे प्रधान अक्ष भी बोल सकते हैं। तो मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें अर्थात जिस तरीके से मुख्य अक्ष गया है उसी तरीके से हमारा किरण समांतर किरण आएगी, उसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो एक और पॉइंट है कि फोकस को एफ से डिनोट करते हैं, अर्थात फोकस को एफ से दर्पण के ध्रुव पी की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, और फोकस दूरी को इंग्लिश में बोले तो फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकस दूरी को यहाँ पे देखिए फोकस दूरी को कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो देखिए यहाँ पे जो मुख्य अक्ष होगी उसी के समांतर हमारी किरण आएगी और दर्पण से परावर्तन के बाद मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है, ये है एक अवतल दर्पण जो मैंने आपको पीछे बताई थी, उसी तरीके से यहाँ मैंने एक अवतल दर्पण बनाई हूँ। और देखिए इसकी का जो डिफिनेशन था उसमें था ये हमारी प्रधान अक्ष हो गई, और प्रधान अक्ष या बोले तो मुख्य अक्ष, इसी के समांतर हमारी किरण आएगी और वो दर्पण से परावर्तन के बाद जहाँ पे मिलती है उसे हम बोलते हैं फोकस। और फोकस को यहाँ पे देखिए उसके बाद है कि P से लेकर के C तक की दूरी को, अर्थात जो हमारी फोकस F है, ये देखिए यहाँ पे फोकस है F और उसके बाद ध्रुव P, यहाँ पे देखिए ये हमारी प्रधान अक्ष थी और यहाँ पे जो बिंदु था उसे हम क्या बोलते थे, ध्रुव बोलते थे। तो F से लेकर के P तक की जो दूरी होगी उसे हम बोलते हैं फोकस दूरी। याद रखिएगा ये फोकस यहाँ पे हो गई, लेकिन यदि हम फोकस दूरी बोले तो फोकस दूरी यहाँ पे नहीं होगी। फोकस दूरी कब होगी, जहाँ पे P से लेकर के और F तक की दूरी को हम बोलेंगे फोकस दूरी, जिसे हम कैपिटल F से डिनोट करेंगे। और जहाँ पे ये किरण मिलती है, ये जो डायग्राम है इसमें जो आपतित किरण आई और ये परावर्तित किरण फिर दर्पण से यहाँ पे परावर्तन के बाद लौटी, तो जहाँ पे लौटी, जहाँ पे ये रेखा मिली F से अर्थात फोकस से, उसे हम बोलते हैं फोकस, जिसे हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे बताइए, मैंने पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने डिस्कस किया था कि ये जो आपतित किरण आई और बीच में मैंने अभिलंब डाली हूँ, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं आपतन कोण, जिसे हम कोण I से डिनोट करते हैं। और ये देखिए ये परावर्तित किरण है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं हम परावर्तित कोण, परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण को हम किसे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं। तो ये I और ये R। तो देखिए ये जो डायग्राम था इसमें हमें समझना था कि जो हम फोकस दूरी थी वो हम किसे कहते हैं। तो P से लेकर के F तक की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी। फिर इसी तरीके से हम देखेंगे जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है वो। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे उसका डिफिनेशन में उसका जो डिफिनेशन था उससे ये थोड़ा ही डिफरेंट है, अर्थात थोड़ा ही चेंज है। तो देखिए इसका डिफिनेशन है कि किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है, अर्थात दर्पण से टकराएगी और उसके बाद आती हुई प्रतीत होगी। प्रतीत मीन्स वो आभासी होगा, उसे बोलेंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। फोकस को F से
फोकस को F से डिनोट करते हैं और फोकस F से दर्पण की ध्रुव P की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण अवतल हो या उत्तल, मैंने आपको पीछे भी बताई हूँ, चाहे दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, जो फोकस दूरी होगी वो दोनों के लिए बराबर होगी। चाहे वक्रता केंद्र होगी तो वक्रता केंद्र जिसे हम C से डिनोट करते हैं वक्रता केंद्र को, तो अवतल दर्पण हो उसमें भी हम C1 से डिनोट करेंगे वक्रता केंद्र को, और दर्पण उत्तल हो उसमें भी हम वक्रता केंद्र को C से ही डिनोट करेंगे। तो देखिए, दर्पण से टकराने के बाद जो किरण आएगी वो मिलती हुई प्रतीत होना चाहिए इसमें। तो देखिए, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक उत्तल दर्पण बनाई हूँ जिसमें ये जो भीतरी वाली भाग है, धंसा हुआ भाग, इसको कलई किया गया है और ये हुआ हमारा परावर्तक सतह। तो देखिए, यहाँ पे आपतित किरण आई और फिर दर्पण से परावर्तन होके गई। तो उसी प्रकार से आपतित किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण होते हैं उसे आपतन कोण बोलते हैं, जिसे यहाँ पे I से डिनोट किया गया है। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के जो कोण होते हैं उसे बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसे हम R से डिनोट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या था इसका डिफिनेशन कि जहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें, अर्थात ये हुई मुख्य अक्ष, इसी के समांतर किरण आएगी, तो ये किरण आई है और फिर दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, अर्थात मिलती हुई ये यहाँ से प्रतीत होती है। और ये जो हमारी आपतित किरण आई है ये जहाँ पे आती हुई, मतलब जहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए, यहाँ पे जो आपतित किरण आई ये लगता है कि ये फोकस से ये जा रही है, अर्थात इसका जो आभासी होगा वो F पर होगा। ओके, और ये जो आपको परावर्तित किरण गई है इसका आभासी किस पर होगा, इसका आभासी C पर होगा। तो देखिए, यहाँ पे F और C क्या है, वक्रता केंद्र है, F क्या है तो फोकस है, लेकिन P से लेकर के F तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखिए, फोकस F से दर्पण के ध्रुव P की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी, जिसे हम F से डिनोट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।